और इस वीडियो के अंदर हम जो मजदूर जो श्रम कानून परिवर्तन किए, श्रम संहिताएं जो बदली हैं, उनसे किस तरीके से लूट होगी, आम जनता की लूट, नौजवानों की लूट, सबकी लूट किस तरीके से होगी, इस विषय को साथियों बहुत ही विस्तार से इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये हर आदमी को सुनना समझना बहुत जरूरी है। मैं आपसे अपील करूंगा इस वीडियो को अंत तक सुनें, बहुत मजा आएगा और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो साथियों सबसे पहले ये समझना है कि जो श्रम कानून परिवर्तन हुए, श्रम कानूनों के परिवर्तन से पूरे देश के ऊपर इसका असर होगा। जैसे जब भी मजदूरों की बात करते हैं, श्रम संहिताओं की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है कि यार ये तो मजदूरों के लिए नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारा क्या, हम थोड़ी उसमें फंसेंगे। और जब मजदूरों की बात आती है तो मजदूरों के अंदर भी कैटेगराइजेशन है। जब हम मजदूर की बात करते हैं, श्रम कानून की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में तस्वीर आती है वो फावड़ा लिए आदमी काम कर रहा है, या वो ठेका मजदूर जो कारखानों में काम कर रहा है, वो ट्रेनिंग अप्रेंटिस के बच्चे जो नए नए बच्चे जो काम कर रहे हैं, या जो वो खेत में काम करने वाले मजदूर जो हल जोत रहा है या फावड़ा चला रहा है, या मकान बनाने वाले वो मजदूर, हमको इस तरीके की तस्वीर आती है। खासतौर से जो मध्यम वर्गीय आदमी है, जो कारखानों में परमानेंट आदमी है, कारखानों में जो स्टाफ में है, कारखानों में जो मैनेजमेंट में है, जो इस तरीके के लोग हैं, इनके दिमाग में ये मजदूर मानते नहीं अपने आप को, और ये सोचते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं होना, इस श्रम कानूनों से हमारा तो कुछ नहीं होना, जो भी होगा इन मजदूरों का होगा। तो पहले तो इस सोच को करेक्ट कर लें आप। जो ये श्रम कानून खत्म हो गए हैं और संहिता आई है, इसमें सब पे असर होगा, पूरा मेहनत कश वर्ग पे असर होगा। तो ये समझना है कि ये करेक्शन कर लें, मजदूर जो ऊपर के लेवल के लोग हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, उच्च मध्यम वर्गीय वर्ग है, जो स्टाफ है, ये करेक्शन करेक्ट कर लें कि खत्म होने के बाद में इनके ऊपर भी शोषण बढ़ेगा, इनका भी लूट होगा, इनका भी वेतन कम होगा, इनके भी श्रम की कीमत कम होगी। ये एक लाइन ये ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, जिनको करेक्शन करना है। तो ये सारे लोग करेक्शन कर लें कि आप सबके ऊपर भी श्रम कानूनों का असर होगा, बहुत ही ज्यादा असर होगा, बड़ा असर होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेक्टर साथियों है कि चाहे जैसे व्यापारी वर्ग है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, जब वो श्रम कानून बदलते तो उनको लगता है यार ये तो अच्छा हो गया, उनको बड़ा मजा आता है कि मजदूर की ऐसी तैसी होने वाली है। मगर वो ये नहीं समझते कि उनका बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है, उनका बच्चा भी डॉक्टरी कर रहा है, उनका बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है, उनका बच्चा भी नौकरी तलाश रहा है। तो जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी दुकानदार हैं, उनके बच्चे भी आज की तारीख में नौकरी करने की तलाश कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी विभागों में नौकरियां कर रहे हैं। तो इसमें पूरा बिजनेसमैन का जो सेक्टर है वो भी श्रम कानूनों के दायरे से इफेक्ट होगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिजनेसमैन भी इस बात को समझ लें कि उनके बच्चों को भी जो नौकरी, जो आप पढ़ा लिखा रहे हो, जो इंजीनियरिंग करा रहे हो, ये इतना सारा पैसा लगा रहे हो, इस पैसे के बाद जब वो बच्चा निकलेगा तो उसका जो नौकरी लगने वाला है उस पर असर होने वाला है। इसका अर्थ है कि इसका आने वाले समय में व्यापारियों पे भी इसका असर होने वाला है, व्यापारियों के बच्चों पे भी असर होने वाला है, व्यापारियों की जो अगली नस्ल आने वाली है उस पर भी इसका असर होने वाला है। इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ लें। तीसरा साथियों किसान खासतौर से जो थोड़ा सा अच्छे किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान है, जो उच्च किसान है, वो किसान भी, जो छोटा किसान है, किसान भी ये समझता है कि मजदूरों से, श्रम कानूनों से मेरा क्या मतलब, श्रम कानून तो मजदूरों के लिए, कारखाने में जो काम करते मेरे क्या मतलब। मगर साथियों किसानों को भी ये समझना है कि किसानों के बेटे जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो ITI कर रहे हैं, चाहे 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, वही मजदूरों के रूप में शहर में आते हैं, कारखानों में काम करने आते हैं, सरकारी विभागों में नौकरी करने आते हैं। बहुत सारे जो मजदूर हैं, बहुत सारे जो किसान हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग करके उनके बच्चों को नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी करने के लिए कारखानों में आएंगे, तो उनके वो श्रम कानूनों के दायरे में आएंगे। तो इसलिए किसानों के बच्चे भी, किसान परिवार भी श्रम कानूनों से, बदलाव से इफेक्ट होगा, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है साथियों। इसलिए साथियों ये समझने की कि श्रम कानूनों के बदलाव से सारा वर्ग प्रभावित होगा। ये श्रम कानून जो बदलेंगे इसका असर केवल श्रमिकों पर नहीं पड़ेगा। जो वर्तमान में मजदूर है, फावड़ा चला रहा है, या जो ठेका मजदूर, केवल उसके ऊपर नहीं पड़ेगा।
सबसे ज्यादा असर मजदूर, किसान, व्यापारी, आने वाली नस्लें, सारी नौजवान पीढ़ी, जो पीढ़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, ये सारा जो यूथ है, नौजवान वर्ग है, ये सारा आके नौकरी करेगा, तो ये सारा वर्ग के ऊपर श्रम कानूनों का असर पड़ेगा, सीधा आर्थिक असर पड़ेगा। इसको समझना है। तो पहले तो इस दायरे को समझना है, ये दायरा हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसका असर पूरे समाज पे पड़ने वाला है, पूरे यूथ पे पड़ने वाला है, पूरे देश पे पड़ने वाला है, पूरी इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, पूरी जनता पे पड़ने वाला है। इसको हमको अच्छे तरीके से समझना है। एक पार्ट तो यह है जिसको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से हम बिठा लें, वो इस समझ से बाहर निकल जाएं कि श्रम कानूनों से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्रम कानूनों से देश का संबंध है, देश की जनता का संबंध है, देश के यूथ का संबंध है, देश के किसान का संबंध है, देश के व्यापारी का संबंध है, आने वाली नस्ल का संबंध है। इसको दिमाग में घुसा लो, अच्छी तरीके से डाल लो, ताकि ये चीज दोबारा बाहर ना निकल पाए। तो इस पक्ष को मैं साथी अब यहीं खत्म करता हूं। अब अगला पक्ष है। अगला पक्ष क्या है कि श्रम कानूनों को बदलने से, सहायता से बदलने से पूंजीपतियों के खजाने में पैसा कैसे बढ़ेगा, इसको समझना है। अब साथियों इसमें दो तीन प्रकार अलग अलग तरीके का है। अब साथियों इसमें पहला जो कारण है हम उस पर चर्चा करते हैं। अब श्रम कानून खत्म हो गए। श्रम कानून खत्म होने के बाद से सारा जो वेतन है वो कम हो गया। जैसे सबसे बड़ा फिक्स टर्म लेके आए तो परमानेंट नौकरी खत्म हो गई। एक उदाहरण से समझ लीजिए, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। परमानेंट नौकरी खत्म करने से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? परमानेंट नौकरी खत्म करने से यूथ जो था, जो नौजवान था, अभी पूरा खत्म हो गया। केवल 4 से 5% परमानेंट मैन पावर कारखानों में बचा। 95% मैन पावर गैर परमानेंट है और परमानेंट होने का रास्ता बंद हो गया, अब जरूरत नहीं है। तो 5% वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं कारखानों में कि जो परमानेंट मैन पावर है उसका वेतन 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 80,000 रुपये महीना है। और उसी कारखाने के अंदर जो ठेका मजदूर है उसका वेतन 7-8 हजार रुपये महीना है। जो फिक्स टर्म है उसका वेतन 8-10 हजार रुपये महीना है, ज्यादा से ज्यादा। और जो आपका ट्रेनिंग अप्रेंटिस में है, ट्रेनिंग में तो उसको मिनिमम बेच देते हैं, वो अप्रेंटिस में है जो स्टाई फंड देते हैं। वो जो नीम कर्मचारी जैसा एक ट्रेनिंग का एक और नया हिस्सा है, उसमें भी स्टाई फंड देते हैं। तो ये सारा जो तीनों चारों कैटेगरी मैंने बताया, ये अधिकतम 10,000 के अंदर है, 10,000 के आसपास है। अब जो रेगुलर कर्मचारी है उसका वेतन कितना है? उसका वेतन 50,000 है और इसका कोई वेतन बढ़ने का संभावना नहीं है। मगर स्थायी कर्मचारी का हर 3 साल में एग्रीमेंट होता है, हर साल इंक्रीमेंट होता है, उसके आधार पर हर साल उसका वेतन बढ़ना। 10% ही मान लें तो साल का 5,000 रुपये उसका बढ़ना है। तो इस तरीके से उसका इंक्रीज भी ज्यादा होगा। तो अगर हम मोटा मोटा मान लें कि एक जो श्रम कानून बदलने के बाद, श्रम सहायता आने के बाद से, परमानेंट नौकरी खत्म करने के बाद से, एक जो मालिक है उसको जो 50,000 रुपये जो खर्च करना पड़ता था, 50,000 रुपये अपने मुनाफे में से निकाल के एक मजदूर को देना होता था, अब उसको एक मजदूर को 10,000 रुपये देना। इसका मतलब है कि एक पूंजीपति का सीधा कैश में 40,000 रुपये महीना बच गया। कितना बच गया? 40,000 रुपये महीना बच गया। इसका अर्थ यह है कि 40,000 रुपये महीना मजदूर की जेब से काट करके इस श्रम कानूनों को खत्म करके इस सरकार ने पूंजीपति के खजाने में डाल दिया ना। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? जो मुनाफे में से उसको 50,000 रुपये देना पड़ता, अब उस मुनाफे में से उसको 10,000 रुपये महीना देना होगा, यानी सीधा उसका 40,000 रुपये महीना उसको बचत हो गया। अब ये एक आदमी का है। किसी कारखाने के अंदर यदि 100 आदमी काम करते हैं तो कितना पैसा हो गया? एक आदमी का 40,000, 10 आदमी का 4 लाख और 100 आदमी का 40 लाख।
इस तरीके से आप जोड़ते जाइए। यदि 1000 आदमी एक कारखाने में काम कर रहा है तो ये कई करोड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपनी एक इंडस्ट्री एरिया के कारखाने का जोड़िए, वहां पे 100 कारखाने हैं, 400 कारखाने हैं, तो कई 100 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद से आप एक स्टेट का जोड़िए, कई 1000 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद से आप पूरा देश का जोड़ेंगे, कई लाख करोड़ हो जाएगा। तो इस श्रम कानून को बदल करके कई लाख करोड़ रुपया सीधा श्रमिकों की जेब से निकाल करके पूंजीपतियों की जेब में डाल दिया। किसने डाल दिया? नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। क्या देश की जनता को समझ आया ये बात? क्या देश का नौजवान इस बात को समझ पाया? बीजेपी आरएसएस के नेता इस बात को समझ पाए? कांग्रेसी या दूसरी पार्टियों के नेता इस बात को समझ पाए कि साजिश नरेंद्र मोदी जी ने की है, उसका असर क्या है? इसलिए साथियों, ये श्रम कानून बदल करके सीधा लाखों करोड़ रुपए लूट लिया आम जनता का, मेहनतकश वर्ग का। और किसने लूट लिया? पूंजीपतियों ने लूट लिया। किसने लुटवाया? नरेंद्र मोदी ने लुटवाया, बीजेपी आरएसएस की सरकार ने लुटवाया। तो लाखों हजार करोड़ की लूट इस तरीके से हो रही है साथियों, और लाखों हजार करोड़ रुपया आम जनता से लूट करके पूंजीपतियों की जेब में जा रहा। अब जनता का इससे क्या संबंध है? जो मजदूर तबकी, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है साथियों, इसी के साथ जोड़ देता हूं मैं कि मजदूर जो है, जनता जो है, मजदूर के साथ में वो उपभोक्ता है। जो कारखाने का सामान बनता है वो उसको उपभोग करता है, उसको खरीदता है। तो जब उसको खरीदने का कैपेसिटी कम कर दिया, जब खरीदने का क्षमता उसका कम हो गया, तो दुकानों पे सामान खरीदने को कम जाएगा, कम सामान खरीदेगा। जब कम सामान खरीदेगा तो दुकानों का सामान बिकेगा नहीं, दुकानों का व्यवसाय कम होगा। दुकानों का व्यवसाय कम होगा तो कारखानों का उत्पादन कम होगा, कि दुकानदार कंपनियों से सामान नहीं मांगेंगे। और जब कारखानों का उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो श्रम तो सस्ता होगा। ये कारखाने मालिक को फायदा हो रहा है इसका, जो अभी चल रहा। मगर साथियों, दूसरा, कारखाने बंद होना शुरू होंगे, पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी। और यही कारण होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था बैठ जाती है। उसके बाद से क्या होता है कि कोई सामान नहीं खरीदता है, मंदी आ जाती है। मंदी आती है तो रुपया का जो कीमत है वो गिर जाता है। जैसे ही पैसा का कीमत गिरता है तो पूरी इकोनॉमी बैठ जाती है, सारे बैंक बैठ जाते हैं। ये बड़ा मुद्दा है, इसमें मैं अलग से कवर कर दूंगा। इस तरीके से अर्थव्यवस्था पूरी बैठ जाती है, ये खतरा है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था इस खतरे के समय क्या करती है? मजदूर को और ज्यादा लूटती है। तबकि मजदूर को ज्यादा वेतन दे करके उसको मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वो खरीदारी करे, उसकी कैपेसिटी बढ़े, समाज में एक स्टेटस हो, ताकि सारी फैक्ट्रियां चलें। इस बात को आप समझ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो नई आर्थिक नीतियों में इन्होंने ये जो एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म किया कि एक मुनाफा वेतन के रूप में देश की जनता को देना है। जो पूंजीपति मुनाफा कमा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा वेतन के रूप में देश के जनता को देना है, मतलब मजदूर को, कर्मचारी को देना है। और कर्मचारी क्या करता है? उस पैसे को ले जाकर के बाजार में जाता है, बाजार में सामान खरीदता है, दुकानों से सामान खरीदता है, चाय पीता है, कपड़े खरीदता है, सिनेमा देखने जाता है, दुकानों पे गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है। तो ये सब पैसा, ये पूरा बाजार में पैसा जाता है, सारा व्यवसाय चलता है, व्यापारियों के पास पैसा जाता है, ये साइकिल होता है पैसा, तो जिससे पूरा बाजार चलता है। तो अब इसमें क्या किया उन्होंने? परमानेंट नौकरी खत्म करके सारा ये खत्म कर दिया, ये पैसा इनकी जेब से निकाल लिया। तो ये पैसा इनकी जेब से अकेला नहीं निकला, ये पैसा पूरा बाजार से निकल गया। इसलिए दुकानदारों की दुकानदारी बैठ जाएगी, इसलिए जो व्यवसाय रोजगार चल रहे वो कमजोर पड़ जाएंगे, पूरा समाज का हिस्सा फंस जाता है।
तो ये हमको समझना है साथियों, इसलिए इसका इम्पैक्ट जो आने वाला है आने वाले टाइम में ये पूरे बाजार पे आएगा, ये हमको समझना है, इसका हमको ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से, अब मैं वापस वहीं आ जाता हूं, इस तरीके से बड़ा पैसा बाजार से, समाज से उठा करके ये देसी विदेशी पूंजीपतियों के जेब में सरकार ने डाला, इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने डाला, इसलिए बड़े धन का स्थानांतरण हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ गई है, अमीर जो पूंजीपति है वो बहुत बड़ा पूंजीपति हो गया, और जो गरीब आदमी है और गरीब हो गया। गरीब आदमी पर गरीब नहीं हुआ है, जो उच्च मध्यम वर्गीय आदमी था वो मध्यम वर्गीय बन गया, जो मध्यम वर्गीय आदमी था वो निम्न मध्यम वर्गीय आदमी बन गया, और जो निम्न मध्यम वर्गीय आदमी था वो गरीब आदमी बन गया। सारा वर्ग एक दो सीढ़ी नीचे आ गया, ये हमको समझना है। सबकी जेबों से पैसा निकला, ये हमको समझना है, और ये सबकी जेबों से पैसा निकल करके ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनी पूंजीपतियों की जेबों में गया, इसको हमको समझना है। तो इस तरीके से श्रम कानूनों को बदल करके ये बड़ी लूट सुनिश्चित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, ताकि ये बड़ी लूट देसी विदेशी पूंजीपति कॉर्पोरेट्स कंपनियां कर सकें, जो नंगे रूप में अभी चल रहा है। इसलिए आने वाले समय में ये जो बेरोजगारी है ये बढ़ेगी, आने वाले समय में श्रम की लूट बढ़ेगी। अभी जो स्थायी नौकरियां हैं वो तो खत्म हो ही गई हैं, जो स्टाफ के अंदर भी जो ज्यादा वेतन मिल रहा है वो कम होगा। जो जैसे मैनेजर है, अगर वो आज 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है तो उसकी घटेगी, धीरे धीरे करके 1 लाख में आ जाएगा। जिन मैनेजरों की 1 लाख तनख्वाह है वो घट के 50,000 आ जाएगी। जो स्टाफ आज 80,000 1 लाख में काम कर रहे हैं वो स्टाफ और घट के आएंगे, 20-30 हजार 40,000 में आ जाएंगे। जो मजदूर 40-50 हजार में स्थायी मजदूर काम कर रहा था वो 10-12 हजार में आ गया। अभी जो 10-12 हजार में काम कर रहे हैं उनका भी और घटेगा और नीचे लेके आएंगे, ताकि और ज्यादा शोषण कर सकें। ये सब कुछ नीचे आएगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। वही आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे। और दुर्दशा बढ़ेगी, सब जगह और लूट बढ़ेगी। तो इस तरीके से साथियों ये लूट हो रही है और आने वाले समय में और लूट होने वाली है। ये सभी चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो श्रम कानूनों को बदल करके एक बड़ा इंपैक्ट जो होने वाला है वो मैंने आपको समझा दिया। और एक बड़ी लूट जो लाखों हजारों करोड़ रुपए का लूट, सीधा लूट जो शुरू चल रहा है, ये लूट साथी हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको पक्ष समझाया, इससे आप एक पक्ष अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं एक एक पक्ष का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही जो पैसा आ रहा है, जो पूंजीपतियों के पास अनाप शनाप पैसा जो जा रहा है, इस पैसे का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, इसके संगठनों को मिल रहा, और इसी पैसे से ये अराजकता फैला रहे, इसी पैसे से ये राजनीति पर कब्जा कर रहे हैं। इसका संबंध है, ध्यान रखना। बीजेपी को चंदा यही पूंजीपति दे रहे हैं जो लाखों करोड़ रुपए श्रम का लूट रहे हैं, आम जनता का लूट रहे हैं। यही एक हिस्सा नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, जितने भी तरीके के इनके जो संगठन है सबको दे रहे हैं, ताकि ये अराजकता फैलाते रहें। इनको धन की कमी ना हो, किसी भी तरीके से धन का कोई कमी ना हो। इसी का एक हिस्सा इनको, इनके पास जा रहा है। वो इसी एक हिस्से से राज सत्ता पे कब्जा करना, अराजकता फैलाना, लूट खसोट करना, दुनिया का जितना भी मामला चलता है पैसे का, बीजेपी आरएसएस के लोग चलाते हैं। इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। ये धन कैसे आ रहा, कहां से आ रहा, मैंने समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इस जानकारी को देश के हर यूथ तक, हर नौजवान तक पहुंचाने का कोशिश करें, ताकि देश की जनता जागरूक हो सके। बीजेपी आरएसएस के साथ जो लोग जो जुड़े हैं, जो हर हर मोदी जय जय मोदी कर रहे हैं, उनके पास जरूर इस वीडियो को भेजें। और साथ में निवेदन ये है कि हमारे जो चैनल है उसकी प्ले लिस्ट पे विजिट जरूर करें। उसके बहुत सारे फोल्डर हैं, दर्शन सीरीज का फोल्डर है, किसान आंदोलन का फोल्डर है, जन विरोधी नीति का फोल्डर है, बैंक घोटाला का फोल्डर है, जिसमें सारा डेटा है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो उसको सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। दूसरा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर, उसको दबा दें, घंटी भी दबा दें, ताकि कोई सा भी वीडियो हम बनाए तो आपको तुरंत मिले, नोटिफिकेशन मिले, और उसके बाद से आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। तो साथियों, आप सभी से अपील है कि इस जिम्मेदारी को समझें, समझते हुए इस मुहिम को सहयोग करें, और आप सहयोग करेंगे, हमारी बात को समझेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में बात खत्म करता हूं। अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।